खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। ज़मीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है, अभी पूरा आसमान बाकी है। Hey guys, welcome back to my and of course yours YouTube channel Learn with Sakshi. I hope you all are very well. So guys, in today's video we will discuss about विराम चिन्ह, इंटरेस्टिंग एज वेल एज इजी टॉपिक ऑफ हिंदी ग्रामर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। विराम चिन्ह। अब सबसे पहले विराम का अर्थ क्या होता है? रुकना। क्या होता है? रुकना। जैसे हम चलते चलते रुक जाते हैं तो वहाँ विराम होता है, बोलते बोलते रुक जाते हैं तो वहाँ विराम होता है। ऐसे ही विराम के अलग अलग फील्ड में अलग अलग मीनिंग होते हैं, लेकिन मुख्यतः इसका क्या मीनिंग होता है? रुकना। जैसे जब हम बोलते हैं, पढ़ते हैं और लिखते हैं, जैसे जब हम बोलते हैं, पढ़ते हैं और लिखते हैं, वहाँ भी हमारा कहीं ना कहीं विराम होता है। स्पेशली जब हम लिखते हैं, बोलते व लिखते समय यदि हम चिन्हों का प्रयोग सही ढंग से नहीं करेंगे तो हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने में असफल हो जाएंगे। अब आगे वीडियो में बताऊंगी कि कैसे आप दूसरों तक अपनी बात पहुंचाने में असफल हो जाओगे यदि आप चिन्हों का प्रयोग सही ढंग से नहीं करोगे। अतः विरामों को दर्शाने, अब जहाँ विराम होता है उन्हें दर्शाने वाले जो चिन्ह होते हैं उन्हें विराम चिन्ह हम कहते हैं। अब उदाहरण देख लेते हैं। मैंने एक वाक्य लिखा है, लेकिन विराम चिन्हों का जो प्रयोग है वो अलग अलग ढंग से यहाँ किया गया है। जैसे क्या है? मारो मत छोड़ो, ये वाक्य है। यहाँ पहले में मैंने मारो के बाद अल्प विराम लगाया है, फिर मत छोड़ो। अब यहाँ मारो मत के बाद लगाया है, फिर छोड़ो। अब मीनिंग अलग अलग इनका हो गया है। वो कैसे? जैसे मारो मत छोड़ो, सेकंड में क्या? मारो मत छोड़ो। लेकिन अगर आपने उस बंदे को कह दिया कि मारो मत छोड़ो, वो सामने वाले को मार देगा और इससे आप दुविधा में पड़ जाओगे, आप संकट में पड़ जाओगे। ठीक है, आपको कहना क्या था कि मारो मत छोड़ो, लेकिन आपने क्या कह दिया कि मारो मत छोड़ो। तो इससे विराम चिन्हों के अलग अलग ढंग से लगने से आपने जो बात बोल दी है उससे आप दुविधा में पड़ जाओगे, संकट में पड़ जाओगे। इसलिए आपको विराम चिन्हों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है? नहीं तो आप भी दुविधा में पड़ सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। विराम चिन्ह के प्रकार, यानी कुछ प्रमुख विराम चिन्ह कौन कौन से हैं? पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, प्रश्न सूचक, विस्मयादि सूचक, निर्देशक, विवरण, योजक, लाघव, उद्धरण, कोष्ठक और हंस पद। अब ये इनके चिन्ह हैं। पूर्ण विराम का क्या है? एक खड़ी रेखा सीधी, ठीक है। अल्प विराम एक कोमा, अर्ध विराम यानी कोमे के ऊपर छोटी सी बिंदी, प्रश्न सूचक यानी प्रश्न किया गया तो क्वेश्चन मार्क, विस्मयादि सूचक एक्सक्लेमेटरी साइन, निर्देशक चिन्ह ये डैश, विवरण चिन्ह एक डैश लगा के उसके आगे दो बिंदी, योजक चिन्ह थोड़ा सा छोटा सा डैश, लाघव चिन्ह यानी ओ के शेप में एक छोटी सी बिंदी, उद्धरण चिन्ह एक कोमा लगाया, एक पे ख़त्म किया, फिर दो कोमा लगाया, दो पे ही ख़त्म किया। ये इकहरा और दोहरा उद्धरण चिन्ह होते हैं, आगे बताऊंगी। कोष्ठक चिन्ह बस ब्रैकेट, और हंस पद यानी जब हम वाक्य में कोई शब्द लिखना भूल जाते हैं तो हम इस साइन का प्रयोग करते हैं उसे लिखने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले पूर्ण विराम चिन्ह, ठीक है। अब पूर्ण प्लस विराम यानी पूर्ण अर्थात पूरा और विराम अर्थात रुकना, यानी वाक्य के पूरा होने पर उसके अंत में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग खड़ी रेखा के रूप में किया जाता है। उदाहरण क्या रहेगा इसका? जैसे मेरा नाम साक्षी है। अब ये वाक्य यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, पूरा हो चुका है, तो यहाँ हम पूर्ण विराम लगाएंगे, ठीक है। अब एक और ले लेते हैं, जैसे मैं पढ़ा चुकी हूँ। अब ये वाक्य कंप्लीट हो चुका है तो हूँ के बाद मैं क्या लगाऊंगी? वाक्य कंप्लीट हो चुका है तो वहाँ के लगाऊंगी पूर्ण विराम, ठीक है। तो ये था हमारा पूर्ण विराम चिन्ह। अल्प विराम चिन्ह, अब अल्प अर्थात कम या थोड़ा और विराम अर्थात रुकना, जहाँ वाक्य में हमें थोड़ा रुकना पड़े। उदाहरण जैसे माता जी ने बाजार से केले, सेब और अमरूद खरीदे। अब यहाँ बात एक नोट करने की आपकी कि एक समान शब्द जहाँ है, जैसे अब ये केले, सेब और अमरूद है, ये क्या है? फल है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ हम अल्प विराम का यूज़ करेंगे, ठीक है। सेकंड, हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। अब हम दिनांक लिखते हैं तो वर्ष के बाद
तो उसके बाद जैसे 15 अगस्त लिखा हमने, वर्ष के बाद तो नहीं, 15 अगस्त जैसे हमने लिखा तो हम उसके बाद अल्प विराम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, फिर 1947 को आज़ाद हुआ, तो जब हम ये देते हैं तो यूज़ करते, जैसे इंग्लिश में भी हम देते हैं, जैसे अप्रैल 20, फिर लगाते हैं ना अल्प विराम, फिर 2021, ऐसे यहाँ पर भी अल्प विराम चिन्ह का यूज़ होगा। तो ये था हमारा अल्प विराम चिन्ह। आगे अर्ध विराम चिन्ह। अर्ध अर्थात आधा, है ना, और विराम अर्थात रुकना, जहाँ वाक्य में हमें आधा रुकना पड़े। जैसे उदाहरण देख लेते हैं, जाना तो मुझे भी था परंतु थकान की वजह से ना जा सकी। अब जाना तो मुझे भी था, अब यहाँ वाक्य का जो आधा पोर्शन है वो कंप्लीट हो चुका है, तो यहाँ हम लगाएंगे अर्ध विराम। अब आप कहोगे कि यहाँ तो अल्प विराम भी आ सकता है, लेकिन नहीं, क्योंकि यहाँ हमारा वाक्य का जो हाफ पोर्शन है वो कंप्लीट हो चुका है, तो वहाँ हम अर्ध विराम का यूज़ करेंगे, यानी एक कोमा और ऊपर एक बिंदी। तो वो क्या था कि जाना तो मुझे भी था परंतु थकान की वजह से मैं ना जा सकी। तो ऐसे हमारा अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग होगा वाक्यों में। ठीक है, ये था अर्धविराम चिन्ह। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न सूचक चिन्ह। अब यहाँ प्रश्न से ही पता लग रहा है कि यह चिन्ह प्रश्न वाले वाक्यों के अंत में लगाया जाता है। ठीक है, उदाहरण देख लेते हैं। क्या तुम्हारे चैनल का नाम लर्न विद साक्षी है? अब कोई मुझसे पूछ रहा है कि क्या तुम्हारे चैनल का नाम लर्न विद साक्षी है, तो उसने क्वेश्चनिंग की मेरे से, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आएगा। आगे, क्या तुम्हारी परीक्षा खत्म हो गई? उसने प्रश्न किया, क्या तुम्हारी परीक्षा खत्म हो गई, तो उसके बाद भी हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, प्रश्न सूचक चिन्ह लगाएंगे। जहाँ हमारी क्वेश्चनिंग हो रही हो हमसे, तो वहाँ हम वाक्य में प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो ऐसे हम प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। विस्मयादि सूचक चिन्ह, यानी वाक्य में कोई भाव यानी खुशी, गम या घृणा प्रकट करने अथवा किसी को संबोधित करने वाले शब्दों के बाद विस्मयादि सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब उदाहरण जैसे शाबाश, तुम कितना अच्छा पढ़ाती हो। अब यहाँ हुआ ना विस्मयादि सूचक चिन्ह का प्रयोग। अब नेक्स्ट, वाह कितना सुंदर दृश्य है। अब वाह के बाद भी क्या यूज़ हुआ? विस्मयादि सूचक चिन्ह, यानी जहाँ कोई भाव प्रकट हो रहा हो, खुशी का, गम का, घृणा का, या किसी को हम संबोधित कर रहे हो, तो वहाँ विस्मयादि सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे वाक्य में हम विस्मयादि सूचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। आगे बढ़ते हैं, निर्देशक चिन्ह। निर्देश से ही पता लग रहा है इस चिन्ह का प्रयोग किसी उदाहरण की ओर संकेत करने अथवा निर्देश देने वाले वाक्यों के बीच होता है। यहाँ एक बात नोट करनी है आपको कि निर्देशक चिन्ह का प्रयोग संवाद लेखन, यानी जब डायलॉग लिखते हैं अथवा किसी के द्वारा कहे गए कथन या निर्देश को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। उदाहरण देखते हैं, जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। अब ये कथन है इनका, तो यहाँ हम क्या लगाएंगे? निर्देशक चिन्ह, कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। किसी का कथन आया ना, तो यहाँ लगाएंगे निर्देशक चिन्ह। अब आप कहोगे कि निर्देशक चिन्ह और योजक चिन्ह सेम ही इनके चिन्ह है, तो उनमें कैसे डिफरेंस हम पता करें? वो कैसे कि निर्देशक चिन्ह इतना बड़ा होता है, थोड़ा बड़ा होता है, और योजक चिन्ह कितना होता है? छोटा सा होता है। तो ऐसे हम इनका डिफरेंस समझेंगे, निर्देशक चिन्ह थोड़ा बड़ा होगा और योजक चिन्ह थोड़ा छोटा होगा। ठीक है, तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना। तो ये था हमारा निर्देशक चिन्ह। आगे बढ़ते हैं, विवरण चिन्ह, यानी किसी बात का उदाहरण या विवरण अगली पंक्ति में देते समय विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कोई उदाहरण दे रहे हैं, कोई विवरण दे रहे हैं, जो उसका हमें अगली पंक्ति में विवरण देना है, तो वहाँ हम विवरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे। उदाहरण देख लेते हैं, जैसे सांप्रदायिकता है। अब इसका जो हमने विवरण देना है वो अगली पंक्ति में देना है, वो कैसे? अब यहाँ विवरण चिन्ह लगाएंगे, ऐसे डैश और 2 आगे बिंदी, की राष्ट्रीय एकता के लिए भयंकर खतरा, यानी जो सांप्रदायिकता है वो राष्ट्रीय एकता के लिए भयंकर खतरा है, वो आगे हमने निर्देशक चिन्ह लगाकर उसको अगली पंक्ति में उसका विवरण दे दिया है। तो ये था हमारा विवरण चिन्ह। आगे बढ़ते हैं, योजक चिन्ह, यानी अक्षरों में लिखी जाने वाली संख्याओं, तुलनात्मक स्थिति, द्वंद्व तथा तत्पुरुष समास में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब अक्षरों में लिखी जाने वाली संख्या और तुलनात्मक, जैसे किसी की तुलना की जा रही हो, और द्वंद्व और तत्पुरुष समास। अब द्वंद्व में तो होता ही योजक चिन्ह का प्रयोग है ना। तो उदाहरण देख लेते हैं, माता और पिता। अब यहाँ योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ, ये किसका उदाहरण है? द्वंद्व समास का हमारा उदाहरण है, योजक चिन्ह का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। ठीक है, अब आगे है चांद सी सूरत। अब यहाँ क्या है? तुलनात्मक स्थिति हो रही है कि उसकी चांद सी सूरत है,
तो यहाँ योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ। और अक्षरों में लिखे जाने वाली संख्या या 1/4 भाग, अब इनके बीच में भी योजक चिन्ह का हम प्रयोग करेंगे। तो ऐसे हमें वाक्य में योजक चिन्ह का प्रयोग करना है। ठीक है, आगे है लाघव चिन्ह। जब वाक्यों में शब्दों को संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है, संक्षिप्त यानी छोटे रूप में लिखा जाता है, तब लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, जैसे हम वाक्य में लिखते हैं प्रोफेसर, अब वो कैसे लिखेंगे, प्रो करके और वो ओ के टाइप की थोड़ी बिंदी वो यहाँ पर लगाएंगे। अब डॉक्टर लिखते हैं तो डॉक्टर अगर हमें संक्षिप्त रूप में लिखना है तो हम ऐसे लिखेंगे, लाघव चिन्ह का यहाँ पर प्रयोग करेंगे। अब पंडित लिखते हैं तो पंडित कैसे लिखेंगे, वो भी ऐसे लिखेंगे, लाघव चिन्ह का यहाँ प्रयोग करेंगे। ठीक है, जहाँ शब्दों को संक्षिप्त रूप में हमें लिखना हो तो वहाँ हम लाघव चिन्ह का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा लाघव चिन्ह। आगे बढ़ते हैं उद्धरण चिन्ह। किसी के द्वारा कहे गए कथन को ज्यों का त्यों लिखते समय अथवा किसी पुस्तक से लिए गए मूल वाक्य को उतारते समय हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब जैसे उदाहरण देख लेते हैं। अब इसके दो प्रकार होते हैं, इकरा उद्धरण चिन्ह और दोहरा उद्धरण चिन्ह, यानी एक पे ही शुरू हुआ एक पे ही ख़त्म कर दिया। दोहरा यानी दो पे ही शुरू किया और दो पे ही ख़त्म किया। तो ये हमारा इकरा उद्धरण चिन्ह और दोहरा उद्धरण चिन्ह। ठीक है, अब पहले चिन्ह का प्रयोग यानी इकरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किसी के उपनाम, ये पुस्तक, कविता के नाम तथा उपाधि को चिन्हित करने के लिए किया जाता है। इस वाले का एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे पद्मश्री, अब यहाँ हुआ ना इकरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग, है ना, ये क्या है, एक उपाधि है। अब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अब निराला पे भी हमने यूज़ किया इकरा उद्धरण चिन्ह, ये क्या है, किसी का उपनाम है। ठीक है, अब दूसरे चिन्ह यानी दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किसी व्यक्ति के कथन या वाक्य को उसी रूप में प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल, महात्मा गांधी ने कहा, अब ये किसी का कथन है तो यहाँ हम दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे। जैसे करो या मरो, अब दोहरा उद्धरण चिन्ह पे ही शुरू किया और उस पे ही ख़त्म किया। तो ये था हमारा इकरा उद्धरण चिन्ह और दोहरा उद्धरण चिन्ह। तो ऐसे हम वाक्य में इन उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कोष्टक चिन्ह, अब इस चिन्ह का प्रयोग कई स्थितियों में किया जाता है। ठीक है, जैसे संवाद लेखन, जब हम डायलॉग लिखते हैं किस समय पात्रों के हाव भाव दर्शाने के लिए। ठीक है, वो कैसे, जैसे अब उदाहरण देख लेते हैं, बालक, अब यहाँ ब्रैकेट लगाकर क्या उसके भाव दिखाए कि हंसते हुए उसने कहा तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे। ठीक है, अब जैसे सीरियल्स हम देखते हैं तो उसके नीचे कभी कभी स्पष्ट रूप से हमें समझाने के लिए उनके जो डायलॉग्स होते हैं वो नीचे दे दिए गए होते हैं सीरियल्स में। ठीक है, तो वहाँ भी हम ऐसे ही ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे लिख दिया बीच में पक्षियों की चहचहाने की आवाज़ बीच में आ गई, अब हंसते हुए या रोते हुए बीच में ऐसे हमें ब्रैकेट लगाकर वो दिखाते हैं स्पष्ट रूप से। ठीक है, तो आगे क्रम संख्या दर्शाने के लिए भी कोष्टक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे हम पेपर्स में करते हैं, क ब्रैकेट लगा दिया, ख ब्रैकेट लगा दिया, ग ब्रैकेट लगा दी, ये क्या है, कोष्टक चिन्ह है। अब वाक्य में प्रयुक्त कठिन शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए वो कैसे, जैसे मैंने आपको अविकारी जो पीछे करवाया था अव्यय, वो क्या था कि अ प्लस विकारी अर्थात जिनमें कोई विकार ना हो। अब विकार कभी कभी हमें कठिन लग जाता है जब हमें इसका मीनिंग पता नहीं होता, तो मैंने यहाँ पर ब्रैकेट लगाकर लिखा था परिवर्तन। तो ऐसे वाक्य में प्रयुक्त कठिन शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है कोष्टक चिन्ह का। ठीक है, तो ये था हमारा कोष्टक चिन्ह। आगे बढ़ते हैं हंस पद चिन्ह। वाक्य लिखते समय कोई शब्द छूट जाए तो उसे लिखने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। वो चिन्ह क्या है, ये वो चिन्ह है। ठीक है, हम काफ़ी बार यूज़ करते हैं इसे। उदाहरण देख लेते हैं कि मैं के बारे में पढ़ा रही हूँ, मैं क्या लिखना भूल गई, अब मैंने ये हंस पद चिन्ह बनाया और लिखा मैं विराम चिन्ह के बारे में पढ़ा रही हूँ। अब सेकंड है मेरे चैनल का नाम, इसे आप भूल जाओ, मेरे चैनल का नाम है, अब यहाँ लिखना भूल गई तो मैंने ये साइन बनाया और लिखा मेरे चैनल का नाम लर्न विद साक्षी है। तो ये था हंस पद चिन्ह, यानी वाक्य लिखते समय जब हम कोई शब्द भूल जाते हैं तो उसे लिखने के लिए इस चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं, हंस पद चिन्ह का। तो ये थे हमारे विराम चिन्ह। हर विराम चिन्ह का अपना अपना अलग अलग अपनी अलग अलग इनकी इम्पोर्टेंस होती है। ठीक है, अगर सही ढंग से इनका इस्तेमाल करें तो बेहतर होता है,
अगर गलत ढंग से करेंगे तो वो आप पर ही भारी पड़ सकता है। तो ये था मेरा तरीका आपको विराम चिन्हों के बारे में बताने का। आई होप गाइज यू विल क्लियरली अंडरस्टैंड दिस। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।